मार्केट के जो गिरावट थे उसमें तीन विलेन थे, एक था एफआई, एक दूसरा था अर्निंग सीजन और तीसरा विलेन जो उभर कर सामने आया था वो थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। उम्मीद करता हूँ कि सुनेंगे नहीं, उनको मैं विलेन कर रहा हूँ, लेकिन हमारे मार्केट के तो विलेन ही थे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का असर अभय साहब क्या लगता है कि अब खत्म हो गया या फिर अभी भी है? क्योंकि बाजार को तो जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझा उसमें यह है कि बाजार को एक बार में कोई एक चीज एक ही बार में डरा सकती है, ऐसा नहीं कि एक चीज बार बार डराए। तो मतलब एक बार गोली चला दी आपने, उसके बाद वो आप फूके हुए कारतूस के समान हो गए आप। तो डोनाल्ड ट्रंप फूके हुए कारतूस हो गए बाजार के, लेकिन अभी भी दम है उनमें। आई थिंक उनके पास छोटे मोटे कारतूस अभी भी हैं जो वो चलाते रहेंगे, पर मोटा मोटी आपकी बात ठीक है कि अब मार्केट में थोड़ा एक फटीग है, एक थकान है कि अब कितना रोज रोज डरे, अब ये अनाउंसमेंट तो रोज आएंगे हाँ, कि कहीं पे बढ़ा दिया, कहीं पे कम कर दिया, फिर तो ये एक मुझे लगता है सेंसेशनलिज्म ज्यादा है लक्ष्मण जी। एक जो बुली होते हैं, स्कूल में भी हमने देखा, कॉलेज में जो डराने में बॉडी लैंग्वेज पोस्चरिंग ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो मार्केट अब ये समझ रहा है कि ये शायद बुलिंग ज्यादा है, क्योंकि ऐसे अनुज ने कहा कि एक दूसरे को लिए आप गड्ढा खोद रहे हैं तो आप ये रियलाइज नहीं कर रहे कि अपने लिए भी ये गड्ढा खोद रहे हैं। अपने और लिए भी गड्ढा वो खोद रहे हैं। हाँ, और अब ये एक रियलाइजेशन है क्लियरली कि ये यूएस को ज्यादा हर्ट करेगा, और अगर रिटेलिएटरी मेजर्स लिए गए स्पेशली चाइना के द्वारा, तो वो डेफिनेटली यूएस की मैन्युफैक्चरिंग, यूएस की ग्रोथ, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन सबको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। तो आई थिंक मार्केट का मूड अभी ये है कि एक फटीग है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा, कितना रोज रोज डरे। जो ऐसा चल भी रहा है कि आप है जहां पे ज्यादा क्लियरली ज्यादा ग्रोथ दिख रहा डराइएगा है, तो आपका डर जो है खत्म हो जाएगा, ज्यादा डराएंगे खत्म तो हो लोग जाएगा, डरना बिल्कुल बंद वहीं कर पे आ देंगे। गया। जी बिल्कुल 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 वही हो रहा है। दलजीत जी, आप सहमत है कि अब ट्रंप साहब का असर कम हो गया, अब ट्रंप प्रूफ हो गया है बाजार? देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ लक्ष्मण जी कि ये टैरिफ का असर ठीक है, ये तो मार्केट डायनामिक्स अपने आप ही प्ले करेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर कभी भी टैक्स लगाते हो तो क्या होता है, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है। थोड़े महीने बाद इंडस्ट्री अपने आप ही सेटल डाउन हो जाती है। सबको समझ आ जाता है भाई 20% महंगा आएगा तो 20% महंगा बिकेगा, उसमें कोई ऐसी बड़ी चिंता का विषय नहीं। और तो कुछ अच्छे प्लेयर बच जाएंगे, कुछ खराब हट जाएंगे, वो सब इतना टैरिफ इशू इज नॉट अ वेरी प्रॉब्लमेटिक इशू। इशू है कि ये सब की वजह से जो ये ग्लोबल डिस्टरबेंस हो रहा है, एक जगह से ट्रेड ब्लॉक्स बदल रहे हैं, इसका ग्लोबल ग्रोथ पे क्या असर होगा। तो अगर ग्रोथ ही मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ ही अगर इम्पैक्ट हो जाएगी, तब फिर हमारे लिए और सभी के लिए उसका जो है रेपरकशन होगा। तो अभी अपने को ये अभी के ये बहुत नैरो थिंकिंग है कि 20% बढ़ेगा कि 25% बढ़ेगा कि 100% बढ़ेगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होने वाला है। उससे कुछ कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो जिनको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ये फिर सेक्टर स्पेसिफिक उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कुछ कंट्रीज को फायदा होगा, कुछ को नुकसान होगा, तो हम उसमें कहाँ पिसेंगे और कहाँ हमको फायदा होगा, वो अभी कॉल लेना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसान है। तो ये रब ऑफ कर दें कि भाई ट्रंप इज नो मोर इम्पोर्टेंट, इट इज ही इज इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर स्टिल कंट्रोलिंग द ग्लोबल ट्रेड, दैट इज व्हाई ही इज और इम्पोर्टेंट। सबसे आश्चर्य की बात यह है दलजीत जी कि ट्रंप साहब को पता है कि नुकसान होगा जी, हमें भी नुकसान होगा, हम नुकसान झेलने को तैयार हैं। तो जब सामने वाले को पता हो कि हम गोली खाने को तैयार हैं जी, फिर गोली से उसको क्या डरना। जसप्रीत जी, वो तो कह रहे हैं कि हम मंदी में जाएंगे तो ठीक है जी, हमको जाएंगे, हमको पता है, लेकिन अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो थोड़ी देर के लिए मंदी में जाएं। और ये ऐसा नहीं कि उनका आजकल का वो जिस नेचर के हैं तो 4 साल तो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। तो आप कितने डरे हुए हैं ट्रंप साहब से, जसप्रीत जी? इंक्रीमेंटली तो सर वो मतलब थोड़ा एक तैयार भी थे, बट अभी यही है कि मुझे अभी पता नहीं, मतलब आई एम रियली कंफ्यूज कि अभी सब बात कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को लागू होंगे, राइट? बट आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट स्टॉप्स हिम कि 2 अप्रैल आए और बोले कि हमने और कुछ कर दिया इसको, राइट? हम रीनेगोशिएट कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी मूविंग सिचुएशन। मतलब माय सेंस इज व्हाई इट्स 2 अप्रैल, व्हाई वेटिंग फॉर 2 अप्रैल? ऐसे तो डेट आगे बढ़ती जाएगी, इट्स लाइक अ अनएंडिंग थिंग, राइट? ऐसे तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, राइट? तो मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमें करना है कि हमारी कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कितनी पक्की है, कितनी हाई विजिबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी और वैल्यूएशन हमारे सपोर्ट में है कि नहीं, अज्यूमिंग ऑल अदर थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ। एंड
हमारे हिसाब से इंक्रीमेंटली अगर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए फॉर द ट्रम्प फैक्टर कि डोमेस्टिक लिंकेज स्टॉक्स पे थोड़ा ज्यादा रेट्स रहे, जो एक्सपोर्टर्स हैं और इंटरनेशनल लिंकेज पे कम रहे। एग्जाम्पल आईटी हो गया, एक्सपोर्टर्स हो गया फॉर डिफेंस और एरोस्पेस और सो मेनी अदर गुड्स जो विच आर ऑटो पार्ट्स विच आर ससेप्टेबल टू हायर टैरिफ्स, उसमें वेटेज कम रखिए, राइट। डोमेस्टिक लिंकेज में वी हैव इनफ प्लेसेस, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एफएमसीजी, domestic pharma, we have enough pockets jahan pe if one is so we, for example, we have 90% plus of our stocks which have almost nil linkage to US, whatever is happening in US. So I think इस तरीके से अगर भी approach करेंगे तो one can negate that, वो थोड़ा सा जो फैक्टर है हालांकि इसमें काफी कम किया जा सकता है। हालांकि इसमें दलजीत जो जो कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में है। दरअसल अगर ये ड्यूटी स्ट्रक्चर रेसिप्रोकल टैरिफ वाला मामला चला ना, ज़मीन पे उतर गया, तो पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का इक्वेशन ही बदल जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो नक्शा है ना, वो नक्शा ही आपको बदलता हुआ दिखेगा, और फिर उसमें किस देश की कौन सी इंडस्ट्री बैठ जाएगी वो कहना बड़ा मुश्किल है। मैं पहले भी एक बार कहा था कि एक स्टडी में पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जहाँ पे जब हुआ कि वहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी ऑटो पे कम कर देना है या ख़त्म कर देना है, तो ख़त्म करने के कुछ एक साल बाद पता चला कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गई ऑटो के मामले में, जहाँ पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट हुआ करती थी। तो कब कहाँ इसका असर पड़े लॉन्ग टर्म में, ये एक वाकई कंसर्न होता है यहाँ पे, तो इसको देखना होगा। लेकिन एक जो मामला अब सब उठ के सामने आ रहा है वो ये कि ठीक है, मार्केट में गिरावट जितनी होनी थी गिर गई है, बहुत ज़्यादा डर है नहीं, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, अब शायद यहाँ से निकलते हुए दिखेंगे हम लोग बेहतर स्थिति में। तीनों लोग, चार लोग इस पर सहमत थे। तो हम जैसे आम निवेशक तो यही आपसे पूछेगा कि अब पैसा डालना शुरू कर दें क्या हम लोग, और डालें तो अभी भी कुछ जोखिम है कि ऐसा ही फिर किसी दिन पता चला मार्केट सो को उठे नीचे लाल लाल दिख रहा है। तो इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये सवाल लेकर मैं पहले अपने मैनेजिंग एडिटर साहब के पास ही चलता हूँ, अनुज सिंघल साहब के पास। अनुज सिंघल साहब, सबको यही जानना चाह रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पैसे बचा के रखे थे। हमारे शो में कई बार गेस्ट लोगों ने कहा कि रखिए बचा के, जब मार्केट थोड़ा सा बेहतर होगा तब पैसा डालना शुरू करिएगा। तो आपका नज़रिया क्या कहता है, अब पैसा डालने का वक्त आ गया है? बहुत अच्छा सवाल किया लक्ष्मण जी आपने, और मेरा जवाब वही होगा जो मैं लगातार कहता आया हूँ। अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, हाई पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, जो 52 वीक हाई लगा रहे हैं, जो स्टॉक्स अर्निंग्स काफ़ी शानदार डिलीवर कर रहे थे, या जहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी है, डिविडेंड यील्ड अभी भी काफ़ी कंफर्टेबल है, वहाँ बने रहें और हर गिरावट में ऐड करें। लेकिन एक और चीज़ जो आपको करनी है ना, अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस करें। क्या आपके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से 40% नीचे हैं? अगर ऐसे स्टॉक्स हैं तो जान लीजिए, एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, जान लीजिए कि आप गलत स्टॉक में फंसे हुए हैं, और ऐसे स्टॉक्स में से आप हर रैली में से एग्जिट करिए। ऐसे स्टॉक्स में से आप हर रैली में से एग्जिट करिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक जो इस मार्केट में चलने को तैयार नहीं है, वो आगे किसी टफ मार्केट में भी नहीं चलेंगे। तो बहुत केयरफुल रहना आपको, अपने पोर्टफोलियो को जल्दबाजी में अच्छे स्टॉक ना बेचें, लेकिन ख़राब स्टॉक को रैली में ज़रूर बेचें। और एक चीज़ जो आप कर सकते हैं, मैंने 22,000 पर एक व्यू लिया था कि अपनी SIP मत तोड़िए, अपनी SIP मत तोड़िए। आप सोचिए, मुझे उन लोगों को लेकर दुख हो रहा है जिन्होंने पिछले महीने अपनी SIPs रोकी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छा रेट गंवा दिया। तो अपनी SIPs मत तोड़िए, ये एक और चीज़ है जो आपको करनी है या नहीं करनी है, जिस भी तरीके से आप उसको लेना चाहें, और उसके अलावा अच्छे स्टॉक्स में बने रहें। बिल्कुल। अब आपने अनुज जी जो SIP वाली बात कही ना, मैं दर्शकों को बता दूं, SIP वाला मामला बड़ा ही संजीदा मामला है। बहुत लोगों ने SIP बंद करा दिया, डेटा आ रहे थे कि SIP की संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है। तो इस पे मैं ऐसा करता हूं कि शो का जो अगला सेगमेंट होगा ना, उस पे SIP पे आप तीनों लोगों से, चार लोगों से चर्चा करूंगा। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आपने बखूबी दिया कि लोगों को पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को रिजिक करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ कहाँ वहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं। उन गड्ढों को या तो छोड़, गड्ढे से साइड होकर निकल जाइए, गड्ढे के भरने के इंतजार में मत रहिए। अभय अग्रवाल साहब, गड्ढे को कैसे पहचाने? एक तो फॉर्मूला अनुज जी ने दे दिया कि अगर अभी भी 40% नीचे है और आपके पोर्टफोलियो में नहीं उठ रहा है, तो उसको तो निकाल के बाहर फेंक दीजिए। देखिए, ये मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है शार्प करेक्शन का, जो एक दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। और इसको समझने में एक्चुअली ज़्यादा इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी बुल मार्केट में काफ़ी स्टोरीज होती हैं, स्टोरी स्टॉक्स होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, पर 50, 60, 100 टाइम के पी मल्टीपल पे इसलिए ट्रेड करने लगते हैं क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। हर चीज़ महंगी है तो स्टोरीज बिकती हैं।
तो आप जैसे अनुज ने कहा, एक पोर्टफोलियो में सिर्फ ये एनालिसिस करें कि ग्रोथ जो है, रियल ग्रोथ जो अर्निंग्स में हो सकता है स्टॉक का अगले 3 से 5 साल के बीच में, और उसका जो करंट वैल्यूएशन है क्या वो जस्टिफाई करता है उसका। क्योंकि इस तरह के करेक्शन में आपको मौका मिलता है कि आप चर्न करके वीक स्टॉक से आप अच्छे स्टॉक्स को ले सकें जो भी करेक्ट हुए हैं। शायद उतना करेक्ट ना हुए हो पर करेक्ट डेफिनेटली हुए हैं। तो ओवरऑल क्या होगा, आप इस करेक्शन का फायदा उठा पाएंगे अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाने में, कि बुल मार्केट में भी है, अगर वापस फिर से करेक्शन आया तो एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देगा। तो आइडेंटिफिकेशन मेरे हिसाब से सिर्फ एक सिंगल मंत्र है कि जो रियल अर्निंग्स है कंपनीज की, रियल बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या वो वैल्यूएशन को जस्टिफाई करती है जो कंपनी का वैल्यूएशन है, और आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं उसी कैपिटल को डिप्लॉय करने के। क्या आप उसमें से निकल के कहीं और अच्छे स्टॉक्स में आ सकते हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं, या फिर आप ऐड करना चाहते थे पर आप नहीं कर पा रहे थे। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका पोर्टफोलियो आप स्ट्रॉन्ग कर पाए विदाउट डूइंग टू मच ऑफ चर्न, ज्यादा छेड़छाड़ भी अच्छा नहीं है कि आप पूरा पोर्टफोलियो अपना तहस नहस कर दें इस मौके का फायदा उठाने में, पर डेफिनेटली थोड़ा चर्न करके, एक्टिव यूज करके इस करेक्शन का पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बना सके, तो आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। बिल्कुल। एक सवाल और आपसे पूछूंगा, उसका फिर दोनों जसप्रीत जी और दलजीत जी के पास जाऊंगा मैं, कि वो लोग जिनके पोर्टफोलियो में कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन जो लोग पैसा वैसा बचा के रखे वो लोग क्या करें? अब पैसा डालना शुरू कर दें? आपके हिसाब से आप लोग क्या कर रहे हैं? आप अपने क्लाइंट को या फिर अपने फंड के साथ क्या कर रहे हैं आप? देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, और चर्चा भी की हमने इस शो पे भी, दूसरे शो पे भी, कि जब मार्केट वीक था तो हम जिसको कहते हैं ड्रिप कर रहे थे पैसा, कि अगर 100 रुपए नया आया हमारे पास इन्वेस्ट करने का, तो हर 2-3 दिन में 5 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें से, क्योंकि बॉटम कहाँ पे किसी को नहीं मालूम, पर एट द सेम टाइम आप एक टैक्टिकली बेनिफिट करना चाहते हैं एक करेक्शन से, कि अगर आपको कुछ सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना लें। और एक स्ट्रैटेजी है कि आप बिल्कुल भूल जाएं मार्केट को, पर एज एन एक्टिव फंड मैनेजर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसका जो अगर करेक्शन शार्प है और आपका कन्विक्शन है अपने पोर्टफोलियो में, तो आप उसको धीरे धीरे ऐड करते रहे। तो जो भी नया पैसा आया हमारे पास, उसमें से काफी कुछ हमने डिप्लॉय कर दिया इस तरह की ड्रिप करके स्ट्रैटेजी में, और जो नया भी आएगा अभी लक्ष्मण जी, उसमें हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि जहां हमको मौका दिखेगा वहां पे हम ऐड करते रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हर साल 4-5 ऐसे दिन होते हैं जहां पे इन्वेस्टर्स का रियली पैसा बनता है, और अगर आप वो दिन आपने मिस कर दिए एक बुल रन के, तो आपका रिटर्न बहुत एवरेज हो जाएगा। तो आपको एलोकेटेड हमेशा रहना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप पूरा टाइमिंग के लिए पूरा मार्केट से निकल गए हैं और आप फिर घुसना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक गोल चक्कर में ही घूमते रहेंगे और उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पर अगर जैसे आपने कहा कि हाँ एक पैसा है आप डिप्लॉय करें, बिल्कुल अच्छा टाइम है। मैं तो कहूंगा जब भी आपके पास पैसा है आपको डिप्लॉय करना है, वो अच्छा टाइम है डिप्लॉय करने का। 22,000 का लेवल आएगा, 27 का आएगा, 18 का आ जाएगा, 30 का आ जाएगा, वो तो चलता रहेगा, वो तो मार्केट का काम है। कि 4-5 साल में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जब अच्छा मौका होता है। ये 4-5 दिन कौन से होते हैं? ये होली दिवाली टाइप से फिक्स होते हैं या फिर वो बदलते रहते हैं? ये हफ्ते में इसी हफ्ते में हमने देख लिए, जैसे आपने कहा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स 7-8% ऊपर था, तो जिसने ये हफ्ता मिस कर दिया तो उसने 7-8%। और फिर क्या होता है, एक साइकोलॉजी होती है इन्वेस्टर की कि अरे ये स्टॉक तो मैंने 100 रुपए पे देख लिया था, अब ये 120 पे आ गया है तो अब नहीं लेता हूं। फिर वो जाके ढूंढते हैं और सस्ते स्टॉक, उसमें और नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप ऐसे वीक स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जो गिरे हैं पर ऊपर नहीं आए हैं, पर फिर आप रियलाइज तब करते तक हैं इधर कि वो तो 120 वाला 200 पे पहुंच गया हो। जी। तो बिल्कुल, ये बड़े चैलेंजेस है।